तो बच्चों आज की हमारी क्लास जो है वो चालू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 से, जो कि हमारी 3D ज्योमेट्री है। और 3D ज्योमेट्री के अंदर में हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। तो इस वाले के अंदर हम लोग जो है 3D ज्योमेट्री के अंदर में हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रेट लाइन है। और इसको स्ट्रेट लाइन इन स्पेस जो है कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसके अंदर मैं पहला वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला वाला क्वेश्चन ये है कि सपोज करो हमें एक लाइन दे रखी है, इसका नाम है लाइन 1। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x + 3 y - 2 z - 4 और इसके अपॉन में यहाँ पे 2 3 सपोज करो यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे जो है -3 है। ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन है। और एक हमारी यहाँ पे लाइन नंबर 2 दे रखी है। तो लाइन नंबर 2 हमें दे रखी है, सपोज करो x - 1 y + 3 और z + 2 और इसके अपॉन में नंबर्स है 3, इसके अपॉन में 2 और इसके अपॉन में -2। तो हमसे ये पूछ सकता है कि ना फाइंड द एंगल बिटवीन दीज लाइंस। इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल पूछ सकता है। तो इसके अंदर में हमारे cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर इसका अंडर रूट और इसके अपॉन में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर इसका अंडर रूट और इस पूरे का हम मॉड लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा a1 b1 c1 क्या होगा। तो इस वाले लाइन के जो drs है वो हमारे होंगे a1 b1 c1। तो a1 2 हो जाएगा, b1 -1 हो जाएगा और c1 जो है वो -3। और ये जो सेकंड वाली लाइन है इसके drs हो जाएंगे हमारे a2 b2 c2। तो a2 हमारा जो है वो 3 हो जाएगा और b2 हमारा जो है वो 2 हो जाएगा और c2 हमारा -2 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हम इसके अंदर में रखेंगे। तो ये वाली वैल्यूज हम इसके अंदर में रखेंगे। तो इसके अंदर में जब ये वैल्यू रखेंगे तो देखो ये a1 × a2 तो ये कितना आएगा 6, b1 × b2 तो ये आएगा -2, c1 × c2 तो ये वापस +6 आएगा। फिर इन तीनों के स्क्वायर का सम तो 4 + 1 + 9 अंडर रूट और फिर उसके बाद में इन तीनों के स्क्वायर का सम तो 9 + 4 + 4 और इस वाले का हम मॉड्यूलस भी लेते हैं। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 2 गए तो कितना आएगा 10, तो ये 10 आ जाएगा। इन तीनों का अंडर रूट हो जाएगा √14 और इन तीनों का हो जाएगा √17 तो ये आ जाएगा। आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 14 × 17 कितना होगा, तो ये सॉल्व होकर आएगा 238। तो ये हमारा सॉल्व होकर 238 का अंडर रूट आ रहा है। तो ये cos थीटा की वैल्यू हमारी ये आ रही है। तो इस वजह से हम थीटा को क्या बोल सकते हैं, तो हम थीटा को बोल सकते हैं cos इनवर्स ऑफ tan/238 का अंडर रूट। तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल देंगे cos थीटा की। तो cos थीटा की वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल देंगे और ये हमारा जो है एंगल आ जाता है। तो बच्चों मैंने तो अपने मन से इक्वेशन ली थी। तो इसके अंदर वैल्यू बड़ी भयानक आ रही है, बहुत भयंकर वैल्यू आ रही है। कोई बात नहीं, आती है इस तरह की वैल्यू। तो ये आ गया है समझ में कि दो लाइंस के बीच में हम एंगल कैसे निकालते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर में क्या होता है, इस तरह से हमें जो है वो दो लाइंस गिवन होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो लाइंस गिवन है। सपोज करो पहली वाली लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3 और अपॉन में जो है 6 है। ये वाली लाइन जो है इसके अंदर में यहाँ पे लिखा हुआ है 4 - y अपॉन में 3 है और यहाँ पे z - 4/3 लिखा हुआ है। ये वाली जो लाइन है इसके अंदर सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 - 2x और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे k है सपोज करो और यहाँ पे सपोज करो 2k - 1 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 3 लिखा हुआ है। तो हमसे पूछेगा, ऐसा करते हैं ये इसको ठीक ठीक ले लेते हैं और इस वाले के अंदर हमें जो है 2z + 6 लिखा हुआ है अपॉन में ना -12 लिखा हुआ है। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अपने से पूछेगा कि ना फाइंड करो k इफ
लाइन 1 जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, लाइन 1 जो है लाइन 2 के परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो इनमें ये कंडीशन होती है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना होगा 0। तो ये इनके बीच में कंडीशन होती है कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये जो है वो 0 होता है। तो इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू ले लेते हैं कि ये A1 A2 A1 B1 C1 हो गया, ये A2 B2 C2 हो गया। सीधे नहीं लेना है। आप सबसे पहले लाइन को देखो, क्या ये लाइनें अपने सही फॉर्म में, ये लाइनें अपने कोई सही फॉर्म में नहीं है, तो लाइनों को हमें सही फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस वाली लाइन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x अकेला होना चाहिए, तो यहाँ पे x को अकेला करने के लिए 2 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 3/2 आएगा अपॉन में 6 है। इस वाले में से माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 आएगा अपॉन में 3 है, और ये तो सही है। कुल मिला के इसके अंदर में क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए और आगे की तरफ होने चाहिए, ठीक है, अकेले होने चाहिए। फिर ये से कैंसिल होगा तो 3, और ये जो इसमें से माइनस कॉमन लिया है वो नीचे आ जाएगा, और ये वाला तो ठीक है। तो इस तरह से इसके जो डी आर्स हैं वो हमारे ये हो जाएंगे 3 माइनस 3 और 3, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं कि तीनों सेम लग रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको 2 कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि तीनों सेम लग रहे हैं। और इस वाले को मैं 5 कर लेता हूँ, तो ये 5 है, चलो, क्योंकि तीनों सेम आ गए थे इसलिए मैंने चेंज किया। अब उसके बाद में जो हमारी लाइन नंबर 2 है, तो लाइन नंबर 2 के अंदर में भी बच्चों यहाँ पे देखो स्थिति खराब ही है इसकी, क्योंकि x एक तो पीछे है और 2 इसका कोएफिशिएंट है। तो इसको सही करने के लिए हम इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा और अपॉन में k है। और इस वाले में y प्लस 3 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, अपॉन में 2k प्लस 1 है। इस वाले के अंदर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये z प्लस 3 हो जाएगा और अपॉन में -12 है, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो लाइन को पहले हमें ढंग की बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने -2 तो कॉमन ले लिया, लेकिन ये यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से -2 को हटाएंगे तो ये इस k के अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से 2 कॉमन लेकर उसको हमें अपॉन में भेजना पड़ेगा, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे का, तो मैंने कैमरे को नीचे कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमने इस सेकंड वाली लाइन में से -2 कॉमन लिया था, उस -2 को हमने यहाँ भेज दिया। अब लाइन हमारी थोड़ी ना ढंग के फॉर्म में है, तो ये जो है जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ वो इस सेकंड वाली लाइन के डीआर्स हैं। तो जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। तो बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे इसको रब करना पड़ेगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इसको रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों जो लाइंस हैं उनके बीच में हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा। अब इसके अंदर में परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस B1 B2, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -2 2k प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस C1 C2, तो ये से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 जो है वो -6 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0। तो ये कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। तो देखो ये से मल्टीप्लाई होगा तो -3k/2, ये से मल्टीप्लाई होगा तो -4k-2, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो -30। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम -32, और इन दोनों k की टर्म्स को उधर भेज देते हैं, तो ये 4k प्लस 3/2 k हो जाएगा। तो ये -32 है, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 11k/2 आ जाएगा। तो इसको उधर भेज देंगे तो k की वैल्यू जो है -64/11 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी k की वैल्यू आ रही है। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर जो हमारे k की वैल्यू आ रही है वो थोड़ी सी अजीब आ रही है, और अजीब इसलिए आ रही है क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपके सामने ही बनाया था हैंड टू हैंड, ठीक है। तो एकदम हैंड टू हैंड बनाते हैं अगर क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ फिगर्स जो है वो थोड़े गलत लेने आ जाते हैं, तो नंबर्स थोड़े अजीब आ जाते हैं, कोई बात नहीं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बच्चों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सैम्पल पेपर है उसमें भी वही क्वेश्चन है,
ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है बोर्ड में आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। और उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो बच्चों यहाँ पे स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है, तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ना दो पेन लेकर आया हूँ। दोनों पेन पेंटोनिक कंपनी के हैं। तो बच्चों ये दो पेन मैंने लिए हैं, तो ये इनको मैं दो लाइंस को रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो सपोज करो एक पेन इस तरह से और एक पेन ऊपर इस तरह से। तो आप देख सकते होंगे कि ये जो पेन है वो इस तरफ जा रहा है आगे की तरफ, और ये जो पेन है वो क्रॉस करके इस तरफ जा रहा है पीछे की तरफ। तो ये दोनों प्लेन जो है वो उन दोनों के बीच में एक गैप है। और ऑब्वियसली जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये दोनों पेन जो है पैरेलल तो नहीं है, ठीक है। देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ, एक पेन आगे की तरफ जा रहा है यूँ, और एक पेन इस तरफ जा रहा है यूँ। तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, इनके बीच में गैप है। तो क्या ये दोनों के बीच में ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो ये नीचे वाली सड़क है, ये नीचे एक सड़क है और ऊपर एक सड़क है। आजकल एक सड़क के ऊपर एक सड़क बनती है, उसको इंग्लिश में बताऊँ क्या बोलते हैं? फ्लाईओवर। उसको इंग्लिश में जो है फ्लाईओवर बोलते हैं। नीचे एक सड़क है, उसके ऊपर भी एक सड़क है, ठीक है। अब सपोज करो ऊपर वाली जो सड़क है, जो मैं उंगली हिला रहा हूँ वो वाली, ठीक है, ये एक फ्लाईओवर है। और नीचे एक ज़मीन वाली सड़क है, ये जिस पेन को मैं हिला रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे वाली सड़क सपोज करो जाती है, कहाँ जाती है, अपने भीलवाड़ा के एग्जाम्पल लेते हैं। नीचे वाली सड़क सपोज करो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है, और ये ऊपर जो फ्लाईओवर है ये सब्जी मंडी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना। अब सपोज करो कि सब्जी मंडी जाने वाला एक आदमी है, वो ऊपर से कूदना चाहता है नीचे वाली सड़क पे कूदना चाहता है, ठीक है। नीचे वाली सड़क पे कूदना चाहता है, या कूदना नहीं चाहता है, सपोज करो ऊपर से एक पत्थर ड्रॉप करना चाहता है। ड्रॉप बोला है मैंने, ड्रॉप, फेंकना नहीं, जस्ट ड्रॉप करना। तो वो क्या करेगा, मैं थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ। नीचे वाली सड़क यूँ जा रही है उस तरफ, ऊपर वाली सड़क यूँ जा रही है। अब बच्चों यहाँ पे तो क्या डायग्राम बनता है, बोर्ड के ऊपर तो डायग्राम ये बनता है कि ना जैसे दोनों सड़कें इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। ये सड़क जो है इधर जा रही है और ये सड़क ऊपर से ऐसे जा रही है, तो इनका डायग्राम यहाँ ऐसे ही बनेगा। तो इन दोनों सड़क के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस होगा। मैं ये समझाना चाह रहा था, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस होगा। ये जो मार्कर है ना वाइट वाला, ये, ठीक है, अच्छे से देख लो। जो इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है और इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि एक सड़क जो है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, बोर्ड का और इसका दोनों का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ना एक सड़क सपोज करो ना उस तरफ जा रही है अंदर की तरफ, और एक सड़क है जो इधर बाहर की तरफ आ रही है, जैसे पेन बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस वाले के अंदर में इसका ये जो पॉइंट है, यहाँ से अगर हम एक पत्थर ड्रॉप करेंगे तो सीधे इस पे आके गिरेगा। तो वो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो कुल मिलाकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, जैसे ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब ये बोर्ड पे जो डायग्राम बना है ये तो 2 डायमेंशनल डायग्राम है। आप कहोगे सर ये दोनों के परपेंडिकुलर कहाँ है? नहीं, 3 डायमेंशनल सोचो, 3 डायमेंशनल, कि एक जो है वो इधर आगे की तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, और ये इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये मार्कर इस तरह से, ठीक है। देखो मेरा हाथ को हटाता हूँ, थोड़ा ऐसे समझाता हूँ, ऐसे। तो ये इनके बीच में ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ऐसी लाइंस 3D के अंदर में, ऐसी लाइंस जो कि परपेंडिकुलर नहीं होती हैं, नहीं बच्चों फिर से बोलता हूँ, परपेंडिकुलर गलत शब्द बोल दिया था। स्क्यू लाइंस, जो हमने यहाँ शब्द यूज़ किया स्क्यू लाइंस, वो ऐसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं जो कि पैरेलल नहीं है, फिर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि स्पेस के अंदर है। एक नीचे से जा रही है और एक जो है ऊपर से जा रही है। ये अलग डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली अलग डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अपना वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ना मार्कर, वो नीचे गिर गया है, मुझे उठाने दो उसको। हाँ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उठा लिया मैंने। तो ये जो है हमारा ऐसे होगा,
ये है शॉर्टेज डिस्टेंस। तो बच्चों अगर ये नहीं भी समझ में आया हो तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस वाले को हम लोग जो है शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं। ये हमारी लाइन 1 है और ये हमारी लाइन 2 है, ठीक है। ये हमारी लाइन 1 है और ये हमारी लाइन 2 है। तो इनके बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसका फार्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। इस वाले को हम डॉट करते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर से, और अपॉन के अंदर में b1 और b2 जो वेक्टर है उसका जो है मॉड्यूलस लेते हैं। तो ये हमारे शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होगा। तो अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, ये a1 b1 क्या है सर, ये बताइए सर क्या है। तो ये जो हमारी लाइन 1 है इसको हम वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि लाइन का जो वेक्टर फॉर्म है वो ये होता है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और लाइन 2 जो है इसका भी इक्वेशन होगी r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। तो दोनों लाइन जो है वेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए। तो बच्चों वेक्टर क्या है, बहुत काम की चीज़ है। वेक्टर क्या है, बहुत काम की चीज़ है। तो वेक्टर के अंदर में जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसके अंदर में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका फार्मूला है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला वेक्टर वाले फॉर्म में जो है बहुत आसान है। तो कोई बच्चे बोलेंगे तो सर इसका मतलब कार्टेशियन वाले में भी होता होगा। हाँ, कार्टेशियन वालों में फार्मूला नहीं होता है बच्चों, वहाँ पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस बहुत लंबा है। यहाँ सीधे फार्मूला है, इसीलिए तो मैंने बोला कि वेक्टर जो है बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है, अब इन दोनों लाइंस के अंदर में देखो कोई फर्क नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सी है। तो इस वाले के अंदर इसको a1 b1 बोलते हैं और इस वाले के अंदर इसको a2 b2 बोलते हैं, और इसमें अगर लैम्डा यूज किया तो इसमें म्यू यूज करते हैं, जिससे हमें दोनों लाइनों के बीच में फर्क पता चले। तो ये बच्चों हमारे शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो अब इसके अंदर में क्वेश्चन कैसा आता है, तो बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें वो एक लाइन दे देगा कि x माइनस 4 है, y माइनस 3 है और z प्लस 7 है। नहीं 7 बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, z प्लस 2 है, और इसके अपॉन में 2 माइनस 1 और 2, ये एक लाइन है। और दूसरी लाइन है x प्लस 3 y माइनस 2 और z माइनस 4, और इसके अपॉन में है 1 माइनस 1 और 2। तो ये हमें जो है दो लाइंस दे रखी हैं और कहेगा कि दोनों के बीच में ना, दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस पता करो। अरे यार शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ लिया इन्होंने, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला तो वेक्टर में है और लाइनें हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, तो हमें इन लाइंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर में। तो इन लाइंस को हमें वेक्टर के अंदर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, देखना ध्यान से देखना, इस वाली लाइन को जो वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, मैं वैसे दोनों को कन्वर्ट करूंगा, पहले नीचे वाली को करूंगा। तो नीचे वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर में यहाँ से जो पॉइंट अपन उठाते हैं, यहाँ से 3 माइनस 2 और माइनस 4, तो ये हमारा जो है पॉइंट होता है। तो यहाँ से जब हम पॉइंट उठाएंगे तो वो पॉइंट हमारा बताओ क्या आएगा, -3i प्लस 2j प्लस 4k। क्योंकि ये जो सेकंड वाली लाइन है ये हमारी लाइन नंबर 2 है। तो इस वाली लाइन के अंदर में यहाँ से अगर आप पॉइंट उठाओगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 4 और यहाँ से +3 है ना, तो -3 आएगा। तो -3, 2 और 4 ये आएगा इसका पॉइंट सेकंड वाली लाइन का। तो इसमें ij के लगाएंगे तो ये हमारा a बन जाएगा। फिर उसके बाद में म्यू के बाद में डायरेक्शन वेक्टर आता है। तो डायरेक्शन वेक्टर के लिए ये नीचे वाले नंबर आते हैं, क्योंकि नीचे वाले नंबर क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो। तो इन डायरेक्शन रेशो के अंदर में हम वो लगा देते हैं ij के। तो 1 -1 और 2 इनके अंदर लगा देंगे, तो 1i -1j प्लस 2k। तो इसको वेक्टर में चेंज कर लेंगे। बच्चों वेक्टर में चेंज करना ना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। वेक्टर में चेंज करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप खटाखट चेंज कर सकते हो। जैसे इस फर्स्ट वाली लाइन को अगर चेंज करें तो फर्स्ट वाली लाइन का पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट वाली लाइन का पॉइंट होगा 4, 3 और यहाँ से -2। तो 4i 3j -2k। यहाँ से देखो 4, 3 और यहाँ प्लस है तो -2। पॉइंट जब लेते हैं तो साइन चेंज करते हैं, पॉइंट जब लेते हैं तो साइन चेंज करते हैं। उसके बाद नीचे डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन लेने के लिए डायरेक्शन वेक्टर में रखेंगे। तो यहाँ लैम्डा नीचे से लेंगे 2 -1 2, तो ये 2i -1j प्लस 2k। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। तो बच्चों कल हमने ये चेंज करना सीखा था। तो वो क्या करेगा, जब आपको क्वेश्चन देगा
5 नंबर का क्वेश्चन देगा, 4 नंबर का क्वेश्चन देगा, तो उसको भी पता है कि भाई वेक्टर फॉर्म के अंदर में यूज़ करना है, तो वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में देगा ये लाइनें दोनों। तो आपको उसको किस में चेंज करना है, आपको उसको चेंज करना है इसमें, आपको उसको चेंज कर लेना है वेक्टर में। तो इन दोनों लाइन को हमने वेक्टर में कैसे चेंज किया है, 2 मिनट के लिए उसको देखो, और नहीं समझ में आया हो तो पूछो, और समझ में आ गया है तो के लिखना है चैट बॉक्स में। सभी के कमेंट आने चाहिए जो भी प्रेजेंट है। पलक, तानिया, पलक और तानिया, आपको आ गया है समझ में? ठीक है, ओके। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ना कार्टेशियन से वेक्टर में चेंज कर लेंगे। वेक्टर में चेंज करने के बाद में बच्चों ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हमें कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करनी है तो हमें स्पेस चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों इसके अंदर में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग ये करेंगे कि ना, इसके अंदर हम लोग ये करेंगे कि हमने इन लाइन को वेक्टर फॉर्म में तो चेंज कर लिया। तो ये हमारा 4i माइनस 3j माइनस 2k ये था। तो हमारे जो वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, उसके अंदर एक b1 क्रॉस b2 भी बड़ा आया था प्रोमिनेंटली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो वेक्टर होता है ये b1 होता है, ये वाला वेक्टर जो है b2 होता है। तो यहाँ पे हमारा b1 वेक्टर जो है वो ये है 2i माइनस 1j प्लस 2k, और b2 वेक्टर हमारा ये है 1i, जिसको i भी लिख सकते हैं, i माइनस j प्लस 2k। तो ये लैम्डा के बाद जो होता है वो b1 वेक्टर है, म्यू के बाद जो होता है वो b2 वेक्टर है। तो और जो a1 वेक्टर है वो ये वाला है, ये वाला 4i माइनस 3j माइनस 2k, और जो a2 वेक्टर है वो हमारा ये वाला है, जो कि हमारा माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k वाला है। तो जो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसमें जो भी चीज़ें थी उन्हें हमें अलग अलग निकालना पड़ता है पहले। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कि b1 क्रॉस b2 कितना होगा। तो b1 क्रॉस b2 क्रॉस निकालने का एक ही तरीका है कि ij के निकाल के उसको वो करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट खोलते हैं। तो यहाँ 2 माइनस 1 2 आ जाएगा, ये 2 माइनस 1 2, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 और 2, तो ये आ जाएगा। अब हम इसको जो है एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करेंगे तो कितना होगा, ये माइनस 2 और ये कितना हो गया, ये प्लस 2। तो बच्चों ये i के अंदर में तो 0 आ गया। बच्चों ये कोइंसिडेंस है, वैसे 0 आता नहीं है पर कभी कभी आ भी जाता है। और j निकालेंगे तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये इसमें से मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो j वाला जो है माइनस 2j आएगा। और k निकालेंगे तो ये माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस k आ जाएगा। तो ये हमारे जो है b1 क्रॉस b2 की वैल्यू है, ठीक है। फिर हम इसके अंदर में निकालेंगे a2 माइनस a1, तो a2 वेक्टर में से a1 माइनस करेंगे। तो इस a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -7, इसमें से ये माइनस कर रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्लस 5j, और इसमें से माइनस करेंगे तो 6k, बच्चों ये आएगा। फिर इसके अंदर हम शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है a2 माइनस a1, उसको हम डॉट करते हैं b1 क्रॉस b2 से, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और अपॉन में b1 क्रॉस b2 जो है उसका मॉड्यूलस लेते हैं, और फिर पूरे का मॉड्यूलस लेते हैं। पूरे का मॉड्यूलस इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इस वाले के अंदर वैल्यू रख देते हैं। a2 माइनस 7 ये हमने निकाला ही है, -7i 5j प्लस 6k,
इसका हम डॉट करेंगे b1 क्रॉस b2 से। बच्चों b1 क्रॉस b2 बेचारा बहुत ही छोटा सा आया बेचारा, ये तो जीरो ही हो गया, क्या कोई बात नहीं। तो ये जीरो आई, -2j माइनस के आएगा, और अपॉन में इस b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो इस बेचारे का मॉड कितना छोटा सा होगा बेटा, इसका मॉड कितना होगा, इसका मॉड होगा 0 + 4 + 1। इन तीनों नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इतना सा आएगा, और इस पूरे का भी हमें मॉड लेना है। ठीक है, तो इस पूरे का भी हमें मॉड लेना है। अरे यार एक बच्चा लेफ्ट हो गया, मैं वही देख रहा हूँ कौन लेफ्ट हो गया, मृदुल लेफ्ट हो गया हमारा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे इसके अंदर में, अब हम इसके अंदर में ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर में देखो, ये आई वाले से डॉट होगा तो 0, के वाले से डॉट होगा तो -10, जे वाले से डॉट होगा तो कितना हो जाएगा -6 अपॉन में √5। तो इसका मॉड ले लें, तो ऊपर वाला सॉल्व होकर आ रहा है -16, लेकिन मॉड की वजह से +16 हो जाएगा और अपॉन में √5। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज करके ये लिख सकते हो। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस आ गया होगा। अगर आ गया है तो चैट बॉक्स में आ लिखो, आ, कि हाँ भाई आ गया है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम लोग जो है वैल्यूज रख देते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इसमें आगे कुछ और टॉपिक करेंगे। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। तो बच्चों इसके अंदर में आ गया है आपको। तो अब हम उसके बाद में थोड़ा सा हम अब प्लेन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों अब हम लोग ना प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। एक्चुअली मुझे इंक भरनी है। तो बच्चों जो हमारा स्ट्रेट लाइन है उसके तो हमने टॉपिक कर लिए। अब हम क्या करेंगे, प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों प्लेन जो है उसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको प्लेन जो है समझ में आता जाएगा। तो बच्चों प्लेन जो होता है ना, बच्चों प्लेन हमारा जैसे कागज है, मैंने कागज लिया है, ये भी हमारा एक प्लेन है। लेकिन आप देख रहे होंगे ये कागज जो है थोड़ा मुड़ मुड़ जाता है। हम जो प्लेन पढ़ने वाले हैं 3D में वो एकदम फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट। तो एकदम फ्लैट प्लेन कैसा है, जैसे कि हमारा ये जो बोर्ड है ये भी एकदम फ्लैट है। तो ये जो हमारा बोर्ड है बच्चों ये भी हमारा एकदम फ्लैट होता है, ये भी हमारा एक प्लेन है ना। तो बच्चों प्लेन हमारा एकदम फ्लैट होता है। तो फ्लैट लेने के लिए मैं एक बुक ले सकता हूँ कि भाई मेरे पास ये बुक है, ये एकदम फ्लैट है। अब बच्चों कोई भी अगर फ्लैट चीज़ है, ठीक है, जैसे मैं इस कागज़ को इस पर रख लेता हूँ कि ये हमारा एक फ्लैट प्लेन है। तो बच्चों प्लेन के अंदर में क्या होता है, लाइन की तो एक डायरेक्शन होती है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना कि जो लाइन होती है उसकी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, क्योंकि लाइन एकदम स्ट्रेट जाती है। ठीक है ना, लाइन एकदम स्ट्रेट जाती है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो लाइन की डायरेक्शन को ही उसकी इक्वेशन बनाने में यूज़ करते हैं। शब्दों पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि लाइन की जो डायरेक्शन होती है उसी को उसकी इक्वेशन बनाने के काम में लेते हैं। लेकिन प्लेन जो होता है ना उसकी एक डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैंने जो हाथ में कागज़ ले रखा है इसमें लेंथ ब्रेड्थ होती है, तो उस लेंथ ब्रेड्थ के बीच में भी बहुत सारी डायरेक्शन होती है। तो इसमें हमारा यहाँ डायरेक्शन बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बहुत सारी लाइंस डायरेक्शन बना सकते हैं प्लेन के ऊपर, क्योंकि प्लेन एकदम फ्लैट होता है। हाँ मृदुल वापस आ गया, मैंने देख लिया। तो प्लेन एकदम फ्लैट होता है, तो इस वजह से हम इसकी डायरेक्शन बनाने के लिए, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से,
प्लेन एकदम फ्लैट होता है, तो फ्लैट सरफेस की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, लेकिन हमें इक्वेशन बनाने के लिए डायरेक्शन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन को मानते हैं। तो जो प्लेन होता है उसकी इक्वेशन बनाने के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा ये प्लेन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हम लोग एक डायरेक्शन मानते हैं। तो मैं इसमें एक रिफिल को चुबो देता हूँ। तो ये जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें। तो प्लेन के परपेंडिकुलर हम एक डायरेक्शन लेते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये प्लेन की इक्वेशन बनाने के काम आती है। हाँ, शौर्य ने सही लिखा है, एरिया वेक्टर। प्लेन दरअसल एक एरिया वेक्टर होता है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्लेन है उसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती। प्लेन जो है उसकी खुद की कोई डायरेक्शन, अरे यार मैंने गलत बोल दिया यार, बहुत गलत बोल दिया। प्लेन के लिए इतना गलत बोल दिया। प्लेन एकदम फ्लैट होता है, तो उसके ऊपर बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती हैं। अब इतनी सारी डायरेक्शन प्लेन के ऊपर हो सकती हैं, तो इक्वेशन बनाने के लिए दिक्कत आती है, किसको लें किसको ना लें। तो हम क्या करते हैं, प्लेन की जो फ्लैटनेस है, बहुत ध्यान से सुनना, प्लेन की जो फ्लैटनेस है उसका इस्तेमाल करते हैं। प्लेन एकदम फ्लैट होता है, तो प्लेन अगर फ्लैट है तो उसके परपेंडिकुलर अगर हम कोई भी वेक्टर बनाएंगे तो वो प्लेन पे कहीं पे भी मूव करेगा तो वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। ये चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग कि प्लेन एकदम फ्लैट होता है। तो प्लेन जो है वो एकदम फ्लैट है, इस किताब की तरह, इस किताब के सरफेस की तरह। तो इसके परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर बनाएंगे तो वो कहीं भी जाएगा तो वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। अगर मान लो धरती की तरह प्लेन का सरफेस थोड़ा गोल होता, इस तरह से गोल होता, तो यहाँ पर जो ये जाता तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती। लेकिन हमारा जो प्लेन होता है वो बहुत बड़ा होने पर भी गोल नहीं होगा, फ्लैट ही रहेगा। तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो जो है कभी चेंज नहीं होगी। इसीलिए हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन यूज़ करते हैं। आया समझ में? हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि प्लेन एकदम फ्लैट होता है, तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी, वो कहीं पर भी मूव करे। तो मेरे ख्याल से ये आपको आ गया है समझ में। तो अगर आ गया है समझ में तो राइट के इन द चैट बॉक्स। तो बच्चों इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि प्लेन जो है उसकी डायरेक्शन को हम नहीं लेते हैं। प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं, और इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, या फिर हम इसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो। और इस वाले को कई बार हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और ये उसकी इक्वेशन बनाने के काम आता है। ठीक है। और बच्चों मेरा एक ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य वो भी याद रखना कि आपसे ना इक्वेशन ऑफ लाइन पूछे या आपसे जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछे, उसको एक पॉइंट तो बताना पड़ेगा। अगर वो लाइन की इक्वेशन भी पूछेगा तो भी उसको लाइन का आपको ना एक पॉइंट देना पड़ेगा, और प्लेन की अगर इक्वेशन पूछेगा तो प्लेन का भी एक पॉइंट तो उसको देना ही पड़ेगा, बच्चा देना ही पड़ेगा। तो प्लेन का ये जो पॉइंट है वो हमें मालूम होता है, तो एक हमें प्लेन की नॉर्मल मालूम होनी चाहिए और एक हमें ना उसका पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो बच्चों नॉर्मल मालूम होने के ना दो कारण हैं। नॉर्मल मालूम होने के हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो वो आपको नॉर्मल वेक्टर ही दे दे कि जो नॉर्मल वेक्टर है वो ai प्लस bj प्लस ck, या फिर वो क्या कर सकता है आपको जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज दे सकता है। क्योंकि नॉर्मल जो है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल, परपेंडिकुलर इज ए साइनोनिम वर्ड फॉर, एक मिनट फिर से बोलता हूँ, नॉर्मल इज ए साइनोनिम वर्ड फॉर परपेंडिकुलर। बड़ी क्लासेस में हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। तो या तो वो हमें वेक्टर फॉर्म में पता हो या फिर हमें उसके डीआरस पता हो। अगर वो वेक्टर फॉर्म में भी देगा तो हम इसमें से आई के हटा लेंगे तो ये उसके डीआरस बन जाएंगे। तो अगर बच्चों हमें ये डीआरस दे रखे हैं और ये वाला हमें पॉइंट दे रखा है, तो इस फॉर्म के अंदर में जो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसका फॉर्मूला ये होता है a x माइनस x1 b y माइनस y1 और c z माइनस z1, c फिर ब्रैकेट में z माइनस z1 और इनका मल्टीप्लाई जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये हमारी जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। और बच्चों यही वाली जो है सबसे ज़्यादा काम आती है, क्वेश्चन सॉल्व करने में यही वाली जो है सबसे ज़्यादा काम आएगी, और मुझे भी सबसे ज़्यादा प्लेन की इक्वेशन यही पसंद है। तो बच्चों इसके अंदर में हम एक क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। और मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि प्लेन की इक्वेशन ऐसी बनी कैसे। वो ऐसे बनी बच्चों कि हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा प्लेन है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसके ऊपर ये P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं प्लेन के ऊपर जो कि x y z है। तो अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बनेगी, क्या ये लाइन प्लेन के ऊपर चिपकी हुई होगी? बिल्कुल चिपकी हुई होगी। ये लाइन, ये जो है प्लेन के ऊपर बिल्कुल चिपकी हुई होगी। क्यों चिपकी हुई होगी, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया P और यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने R, ये आप देख सकते हो, एक P पॉइंट लिया, एक R पॉइंट लिया। ये दोनों पॉइंट जो है प्लेन पे हैं। तो प्लेन पे अगर ये दोनों पॉइंट है और इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँगा तो प्लेन एकदम फ्लैट होता है। तो ये जो लाइन बनेगी वो भी तो प्लेन से चिपकी हुई होगी, क्योंकि प्लेन एकदम फ्लैट है और लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो ये प्लेन से चिपकी हुई होगी। अब सपोज करो मेरा मार्कर जो है नॉर्मल वेक्टर है, तो ये नॉर्मल वेक्टर अगर घूम के इस लाइन के ऊपर आएगा तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये तो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। और ये जो PR वाली लाइन है ये प्लेन के ऊपर चिपकी हुई है, प्लेन के पैरेलल है, प्लेन पे चिपकी हुई है तो प्लेन पे सटी हुई है, तो ये नॉर्मल, ये उसके परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल वेक्टर को जब यहाँ लाते हैं तो ये नॉर्मल वेक्टर इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब इसके अंदर में हमारे जो drs ऑफ नॉर्मल है वो क्या है, तो अगर आपको नॉर्मल वेक्टर इस वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो ये उसके drs होते हैं। तो drs ऑफ नॉर्मल क्या होंगे, ABC। और अगर हमसे कोई कहे कि drs ऑफ जो है PR निकालो, ये जो PR लाइन है उसके drs निकालो, तो बच्चों दो पॉइंट के drs निकालना बहुत आसान है। दो पॉइंट्स के जो drs होते हैं वो ये होते हैं x माइनस x1, मतलब दोनों x को माइनस कर लो, y माइनस y1 और z माइनस z1। तो इस तरह से माइनस कर करके अगर हमें ये दो पॉइंट गिवन हो तो उनको इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके हमारे drs आ जाते हैं। तो दोनों के drs आ गए, किसके, नॉर्मल के और PR के। तो क्या हमारा जो PR है ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल के, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। वही तो मैं आपको समझा रहा था इसमें कि ये देखो, ये PR इस पे बना हुआ है और ये नॉर्मल है इसके, ठीक है, PR इस पे बना हुआ है और ये इसके नॉर्मल है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ये होती है A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो वही तो कंडीशन लगाई है, ये A1 इंटू A2 ये टर्म प्लस B1 इंटू B2 ये वाली टर्म प्लस C1 इंटू C2 ये वाली टर्म इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन, ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आती है। तो यहाँ पर कई बुद्धिमान बच्चे ने ये बात बोलते हैं कि सर इसका मतलब है कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो एक कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है, कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो एक कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है। उस बच्चे का ना हाथ चूम लेने का मन करता है मेरा। बिल्कुल सही बोला उसने। जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो जो है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ही है, ठीक है। तो वो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है किसके बीच में, नॉर्मल के बीच में और प्लेन के ऊपर ये जो लाइन बन रही है उसके बीच में। और ये जो लाइन बन रही है उसमें ये R वाला जो पॉइंट है ये एक हमारा अननोन पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट, और P हमारा एक नोन पॉइंट है, ठीक है। तो बच्चों जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा और आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये सब कॉपी के अंदर आपको लिखना है। अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम लोग है ना, वैसे क्लास का टाइम हो गया है, इससे ज़्यादा हम लोग क्लास को चला नहीं पाएंगे क्योंकि अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी।